बच्चों, आज आपके लिए आव्यूह चैप्टर जो है पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको आव्यूह में जो जो चीज़ें होती हैं बेसिक वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आव्यूह की परिभाषा। यहाँ पर ये जो है हमारा आव्यूह जो है इसकी परिभाषा हमको यहाँ देखनी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है हमारा आव्यूह क्या होता है, संख्याओं के एक निकाय की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ठीक, संख्याओं के निकाय की एक आयताकार सारणी को आव्यूह कहा जाता है। और इसकी जो व्यवस्था है तुम्हारी, इसकी जो व्यवस्था है मतलब कोई हमारी कुछ संख्याएं हैं उनको अगर हम आयताकार रूप में व्यवस्थित कर लें तो उसको हम आव्यूह कहेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम, ठीक, आव्यूह का क्रम अगर हमें लेना है तो यदि आव्यूह में m पंक्तियां हैं और n रो हैं, ठीक, कुछ पंक्तियां होंगी, ये सीधी क्षैतिज लाइनें जो हैं ये पंक्तियां हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें जो हैं ये हमारे कॉलम हैं। ठीक है, तो m पंक्तियां और n स्तंभ हैं तो उसको हम m इंटू n का क्रम का एक आव्यूह बोलेंगे। व्यापक रूप में m इंटू n क्रम के आव्यूह को aij के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और साथ में हम m इंटू n लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हारे लिए एक क्रम दिखाया गया है और ये a11, a12, a13, a21, a22, a33, a31, a32, a33 के रूप में यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पर दूसरा अभी हम देखते हैं। यहाँ दूसरा हम देखते हैं। देखिए, इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, अतः इसका जो हमारा क्रम है वो, इसका जो क्रम है हमारा वो कितना है, वो क्रम हमारा 3x3 का होगा, 3x3 का। ठीक है, तो ये 3-3 कोटि का एक आव्यूह है, 3-3 कोटि का एक आव्यूह है। नोट, अब यहाँ पे एक नोट्स है, आव्यूह को क्रम लिखते समय सबसे पहले पंक्तियों की संख्या और उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। मतलब पहले हम पंक्तियाँ लिखेंगे, बाद में हम स्तंभ लिखेंगे। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ हैं n स्तंभ हैं तो आव्यूह का क्रम जो होगा वो m इंटू n होगा। क्या होगा? m इंटू n होगा। ठीक, अगर इसी तरीके से हमारा जो है, अब देखिए, अब हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह किस प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले लिखा हुआ है पंक्ति आव्यूह। क्या है? पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। यदि समूह आव्यूह में केवल एक पंक्ति है तो उसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मतलब सीधे सीधे एक पंक्ति का बन गया, जैसे 1, 2, 3 ऐसे कुछ ले लिए हमने और इसको हमने आव्यूह बना दिया। ये हमारा आव्यूह बन गया। ठीक है, ये आव्यूह बन गया। तो ये हमारा एक जो है पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारा पूरा पंक्ति के रूप में ये बना हुआ है। ठीक, अब देखिए दूसरा है स्तंभ आव्यूह। क्या है? स्तंभ आव्यूह। और स्तंभ आव्यूह जो होगा तुम्हारा, स्तंभ आव्यूह स्तंभ आव्यूह स्तंभ आव्यूह, यदि आव्यूह केवल एक स्तंभ में है तो उसको हम एक स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। मतलब इस तरीके से अगर कोई आव्यूह 1, 2, 3 और ये हमने अगर कोई ऐसे आव्यूह बना लिया तो इसको हम स्तंभ आव्यूह बोलेंगे, क्योंकि इसमें केवल कॉलम है और इसीलिए इसको स्तंभ आव्यूह बोला जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा है शून्य या रिक्त आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह
जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसको शून्य आव्यूह या नल आव्यूह कहते हैं। ठीक है। फिर वर्ग आव्यूह, तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे किसी में अगर तीन हमारी ये, जैसे मान लो कि हमने इस तरीके का बना लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके का अगर बना लिया तो इसमें जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। देखिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो इसमें रो और कॉलम बराबर हैं, इसलिए ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहलाएगा। अब देखिए अगला क्या है, अगला है तुम्हारा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह वो होता है जिसमें आव्यूह के केवल मुख्य विकर्ण पर अवयव होते हैं, बाकी कहीं पर अवयव नहीं होते हैं। जैसे एक ये इस तरीके का बन गया A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो ये एक हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह। ठीक, विकर्ण आव्यूह इसको कहते हैं। तो ये जो है हमारा विकर्ण आव्यूह है इस तरीके का। अब देखिए, अब है अदिश आव्यूह। यदि किसी आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हैं और शेष अवयव शून्य है तो उसको अदिश आव्यूह कहते हैं। मतलब एक ऐसा आव्यूह मिल गया, जैसे हमें जैसे कि एक मिल गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, अगर इस तरीके का मिल गया, इसका पूरा विकर्ण पे 1 ही 1 लिखा हुआ है या फिर इसके पूरे विकर्ण पे 2 2 लिखे हुए हैं, सब पे 2 2 लिखा हुआ है, तो ऐसा आव्यूह जो होता है हमारा वो अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है। हालांकि जिस पे 1 लिखा होता है उसको हम इकाई आव्यूह भी कहते हैं, जो कि नेक्स्ट है। इकाई आव्यूह या तत्समक अवयव, यदि विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तो उसको इकाई आव्यूह कहते हैं। और इस तरीके से ये हमारे आव्यूह के प्रकार थे। ठीक है, मतलब ये जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से अगर ये लिखा जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इकाई आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इकाई आव्यूह। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है आव्यूह की समानता। दो आव्यूह अगर एक आव्यूह A है, एक आव्यूह B है, और ये दोनों आव्यूह अगर एक ही क्रम के हैं, यानी कि A का क्रम वो भी m × n है और B का क्रम वो भी m × n है। ठीक, और दोनों अवयव के संगत अवयव भी बराबर हैं और दोनों के जो संगत अवयव हैं वो भी बराबर हैं, तो उनको हम समान आव्यूह बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक आव्यूह जो है तुम्हारा 1 2 3 4 है, इसी तरीके से एक दूसरा आव्यूह 1 2 3 4 है, तो इसमें रो कॉलम भी बराबर हैं, कॉलम भी बराबर हैं, मतलब क्रम भी बराबर है, और इनके अवयव 1 यहाँ भी 1, 2 यहाँ भी 2, यहाँ 3 यहाँ भी 3, यहाँ 4 यहाँ भी 4, तो इस तरीके के आव्यूह को हम क्या कहते हैं? समान आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ से। अभी देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ये, हाँ, आव्यूहों का योग। मतलब दो आव्यूहों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो इनके आव्यूहों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए, दो समान क्रम के आव्यूह A और B के उनका योग जो होता है उनके संगत अवयवों को जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर मान लो एक हमारा आव्यूह A है और A का मान है 1 2 3 और 4, ठीक है, और एक आव्यूह मान लो B है और B का मान है B का मान है 2 3 5 और 6, इस तरीके से है। अब अगर हम A + B करना चाहते हैं, दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो संगत अवयवों को जोड़ दो। तो 1 के साथ 2 को जोड़ दो 3, 2 के साथ 3 को जोड़ दो 5, 5 के साथ 3 को जोड़ दो 8 और 4 के साथ 6 को जोड़ दो 10। तो इस तरीके से हम टोटल दोनों का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आव्यूह का अंतर, जब घटाने की बात आती है तो संगत अवयवों को घटा देते हैं। ठीक है। अब जब गुणनफल करने की बात आती है, आव्यूह का अदिश गुणधर्म अदिश गुणनफल करना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, एक आव्यूह A है और इसके जो है किसी K से अगर गुणा करना है तो उसे सिंपली K से गुणा कर दो, बस, और कुछ नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लो हमारा एक A जो है 1 2 3 4 इस तरीके का है
और इसमें पूरे में जो है अगर मान लो 5 मतलब k इक्वल टू 5 है, अगर k इक्वल टू 5 है, 5 से गुणा करनी है तो हमको केवल इतना करना पड़ेगा कि 5a लेने के लिए सारे अवयव को 5 से गुणा कर दो। 5 2 जा 10 और ये 15 और ये 20। तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे, ये गुणा कर देंगे। ठीक है, आदेश गुणनफल हो गया। आव्यूह का गुणनफल, देखो भाई दो आव्यूह का गुणनफल तभी हो सकता है जब पहले कॉलम में, देखिए किसी आव्यूह का क्रम कैसे लिखा जाता है, रो इनटू कॉलम, ठीक। और दूसरे का मान लो अगर एक ऐसा है हमारा आव्यूह जिसका ये क्रम है, ठीक, और एक बी है जिसका क्रम क्या है, जिसका क्रम n इंटू पी है, MNP। चलो ठीक, तो इसमें जो है कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या अगर सेम टू सेम है तब तो ये मल्टीप्लाई हो सकती है, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ए और बी में n और n समान हो रहे हैं, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो रही है, तो इसमें आप a इंटू बी को कर सकते हैं, a इंटू बी डिफाइन होगा, ठीक। अब इसके बाद में इनका गुणनफल जो है हम करेंगे, ठीक। अगला देखेंगे आव्यूह के गुणन के गुणधर्म। देखिए यदि ए बी सी कोई 3 आव्यूह हैं तो ए बी सी बराबर ए बी सी हो सकता है, और ये हमारा जो है 3 के लिए, और ए बी सी 3 आव्यूह हैं तो ए बी प्लस सी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि योग पर गुणा का वितरण नियम लग गया ये, और ऐसे ही इसमें ए प्लस बी सी का होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमने आव्यूह के जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो पॉइंट हमने सीखे। अब हम कल इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।